जिन दोबरी, मैं ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की हूँ, जिसे आधुनिक मानवशास्त्र का जनक कहा जाता है और 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में क्रांति लाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक माना जाता है। मैंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, प्रतिभागी अवलोकन की पद्धति की शुरुआत की और फील्ड वर्क, मैदानी कार्य के महत्व पर जोर दिया। मैंने मानव शास्त्र को कुर्सी पर बैठकर अनुमान लगाने वाले शास्त्र से निकालकर वास्तविक जीवन अनुभवों पर आधारित एक जीवंत विज्ञान में बदल दिया। सोशियो एक्सप्लोरेशन में आपका स्वागत है। इस सत्र में मैं आपको अपने जीवन और योगदान की यात्रा पर आमंत्रित करता हूं, विशेष रूप से यह दिखाने के लिए कि कैसे मैंने मानव शास्त्र को पुस्तकालयों से निकालकर उन लोगों की वास्तविक दुनिया में पहुंचा दिया जिनका हम अध्ययन करते हैं। मैं 7 अप्रैल 1884 को क्राकोव में जन्मा, जो उस समय ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का हिस्सा था, अब पोलैंड में स्थित। मेरा जन्म एक बौद्धिक रूप से समृद्ध, उच्च मध्यम वर्गीय पोलिश परिवार में हुआ। मेरे पिता लुसियान मालिनोव्स्की स्लाविक भाषाशास्त्र के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे और मेरी मां योजेफा वॉन्स्का कई भाषाओं में दक्ष थीं और मेरी शिक्षा में गहराई से शामिल रहीं। उनसे मुझे शैक्षणिक अनुशासन और सांस्कृतिक जिज्ञासा के लिए गहरी श्रद्धा विरासत में मिली। बचपन में अक्सर बीमार रहने के बावजूद मैंने एक मजबूत आंतरिक जीवन और ज्ञान के प्रति भूख विकसित की, जो आगे चलकर मेरे विधिपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण का आधार बनी। मेरी शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत प्राकृतिक विज्ञान में रुचि के साथ हुई। मैंने क्राको के जागिएलोनियन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां से मैंने 1908 में भौतिकी और गणित में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। लेकिन जल्द ही मेरी बौद्धिक जिज्ञासा मानविकी और सामाजिक विज्ञानों की ओर मुड़ गई। मानव व्यवहार और विश्वास प्रणालियों के प्रति आकर्षित होकर मैं इंग्लैंड चला गया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में दाखिला लिया। वहां जी सेलिगमैन के मार्गदर्शन में और जेम्स फ्रेजर जैसे विचारकों से प्रभावित होकर मुझे मानव शास्त्र में अपना सच्चा उद्देश्य मिला। मैंने जल्दी ही समझ लिया कि मानव शास्त्र को कुर्सी पर बैठकर सिद्धांत गढ़ने से निकालकर मैदानी अनुसंधान, फील्ड बेस्ड रिसर्च की ओर ले जाना आवश्यक है। 1919 में मैंने एल्सी मैसन से विवाह किया, जो एक ऑस्ट्रेलियाई लेखिका और फोटोग्राफर थीं। हम दोनों की मुलाकात प्रशांत महासागर क्षेत्र में मेरे प्रवास के दौरान हुई थी। हमारे एक बेटी भी हुई। एल्सी ने कई यात्राओं और फील्ड वर्क के दौरान मेरा साथ दिया। उनके सहयोग ने मुझे लंबे और कभी-कभी एकाकी अनुसंधान कार्यों के मानसिक बोझ से संतुलन बनाए रखने में मदद की। दुर्भाग्यवश उनकी तबीयत धीरे-धीरे बिगड़ने लगी और 1935 में उनका निधन हो गया। यह मेरे लिए गहरा व्यक्तिगत आघात था। मैं मानव शास्त्र में आधुनिक फील्ड वर्क पद्धति का जनक माने जाने के लिए प्रसिद्ध हूं। मेरी क्रांतिकारी पद्धति, जिसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, प्रतिभागी अवलोकन कहा जाता है, मैं उन लोगों के बीच रहकर अध्ययन करना शामिल था जिनका मैं अनुसंधान कर रहा था। उनकी भाषा सीखना, उनके दैनिक जीवन का निरीक्षण करना और उनके अनुष्ठानों व सामाजिक आयोजनों में भाग लेना। मेरे प्रमुख कैरियर मील के पत्थर, की करियर माइलस्टोन्स, इस प्रकार हैं। 1914 से 1918 तक ट्रोब्रेन द्वीप समूह, पापुआ न्यू गिनी में फील्ड वर्क, जिसके दौरान मैंने अपना सबसे प्रसिद्ध शोध कार्य किया। 1922 आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक नामक पुस्तक का प्रकाशन, जो मानव शास्त्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। 1927 से 1938 तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सामाजिक मानवशास्त्र के अध्यक्ष पद पर कार्य किया और अनेक प्रभावशाली मानवशास्त्रियों को प्रशिक्षित किया। जीवन के उत्तरार्ध में मैं संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया, जहां मैंने येल विश्वविद्यालय, येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और लेखन व व्याख्यान जारी रखा। मैंने 16 मई 1942 को न्यू हेवन, कनेक्टिकट, अमेरिका में अंतिम सांस ली। उस समय मेरी आयु 58 वर्ष थी और मैं अब भी येल विश्वविद्यालय में सक्रिय रूप से पढ़ा रहा था। मैं अपने मातृभूमि से बहुत दूर दुनिया से विदा हुआ, लेकिन मेरी विरासत सीमाओं से कहीं आगे तक पहुंच चुकी थी। एक मानवशास्त्री के रूप में मेरा सबसे गहरा प्रश्न था, संस्कृतियां किस प्रकार मानव जीवन, सामाजिक व्यवस्था और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने का कार्य करती है। मैं कुर्सी पर बैठकर कल्पना करने वाले सिद्धांतों या
बड्डे बड्डे अमूर्त विचारों में विश्वास नहीं करता था। मेरा विश्वास था मैदानी अनुसंधान, फील्ड वर्क में। लोगों के बीच रहना, उनकी भाषा सीखना, उनके जीवन में भाग लेना। केवल इसी तरीके से हम प्रत्येक परंपरा, संस्था और विश्वास के पीछे छिपे वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। विशेष रूप से ट्रॉब्रिएंट द्वीपों में वर्षों के गहन अध्ययन के माध्यम से मैंने कुछ ऐसे सैद्धांतिक सिद्धांत विकसित किए जो मानव समाज की मेरी समझ को आकार देते हैं। ये केवल अकादमिक अवधारणाएं नहीं हैं। ये वास्तविक जीवन, वास्तविक लोगों और वास्तविक अनुभवों से उत्पन्न हुई है। अब मैं आपको अपने चिंतन के मूल सिद्धांतों से परिचित कराना चाहता हूं। 1. प्रतिभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जातीय अध्ययन, एथनोग्राफी का अंतिम लक्ष्य यह है कि हम मूल निवासी की दृष्टि से जीवन को समझें, उसके संबंधों को जानें और उसकी दुनिया की कल्पना को साकार करें। यही मेरी पद्धति की मूल आधारशिला थी। मैंने मिशनरियों या उपनिवेश अधिकारियों की द्वितीयक रिपोर्टों पर निर्भर रहने की परंपरा को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय मैंने निर्णय लिया कि मैं जिन लोगों का अध्ययन कर रहा हूं, उनके बीच रहूंगा, उनकी भाषा सीखूंगा, उनके व्यवहार का निरीक्षण करूंगा और उनके अनुष्ठानों में भाग लूंगा। इस गहन और प्रत्यक्ष पद्धति को बाद में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा गया, जिसने मुझे यह समझने में सक्षम बनाया कि संस्कृति को अंदर से देखने की समझ प्राप्त हो। लोग केवल क्या कहते हैं नहीं, बल्कि क्या करते हैं, यह भी देखा जाए। भावनाओं, अर्थ और प्रसंग को समाज के भीतर से समझा जाए। केवल परंपराओं का वर्णन करना पर्याप्त नहीं था। हमें यह समझना था कि लोग उन परंपराओं के बारे में कैसा महसूस करते हैं और वे क्यों महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, कार्यात्मकतावाद, फंक्शनलिज्म, आवश्यकताओं पर आधारित संस्कृति सिद्धांत। संस्कृति एक सुव्यवस्थित एकता है जो विभिन्न भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अस्तित्व में है। मैं मानता था कि संस्कृति का हर तत्व एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। लोग परंपराएं या रीति रिवाज यूं ही नहीं बनाते, वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उभरते हैं, चाहे वे जैविक, सामाजिक या भावनात्मक हों। मैंने एक कार्यात्मक मॉडल विकसित किया जो मानव आवश्यकताओं को 3 स्तरों में बांटता है। मूलभूत आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स। ये शारीरिक और जैविक जरूरतें होती हैं, जैसे भोजन, आवास। प्रजनन संस्कृति में ये आवश्यकताएं कृषि, संबंध व्यवस्था, किनशिप और यौन व्यवहार जैसी संस्थाओं द्वारा पूरी की जाती है। उपयोगी आवश्यकताएं, इंस्ट्रूमेंटल नीड्स। जब मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो समाज को व्यवस्थित और नियंत्रित करना जरूरी होता है। इनमें शामिल हैं कानून और व्यवस्था, शिक्षा, संचार, आर्थिक प्रणाली। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम बनाते हैं सरकार, संपत्ति के नियम, न्याय प्रणाली और व्यापारिक व्यवस्था। एकीकरण की आवश्यकताएं, इंटीग्रेटिव नीड्स। मनुष्यों को केवल जीने के साधन नहीं चाहिए, दे ऑल्सो नीड भावनात्मक एकता, साझी मान्यताएं। समूह में बिलोंगिंग की भावना इन्हें पूरा करती है। धर्म, जादू टोना, कला, पुराण, मिथक और अनुष्ठान। ये सारी चीजें समुदाय को एकजुट करती हैं, भय को कम करती है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। इस प्रकार मेरी दृष्टि में संस्कृति केवल व्यवहारिक जरूरतों का समाधान नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की भावनात्मक और प्रतीकात्मक आवश्यकताओं का भी उत्तर देती है। 3. कूला रिंग और सामाजिक विनिमय, द कूला रिंग एंड सोशल एक्सचेंज। कूला केवल व्यापार नहीं है, यह एक विशाल और जटिल सामाजिक संस्था है। ट्रॉब्रिएंट द्वीप समूह में मैंने कूला रिंग नामक एक प्रणाली का अध्ययन किया। यह एक अनुष्ठानिक विनिमय है जिसमें द्वीपों के बीच शंख के हार और कंगन का आदान प्रदान होता है। पहली नजर में यह एक अतार्किक उपहार विनिमय जैसा लग सकता है, लेकिन मैंने यह सिद्ध किया कि यह पूर्णतः संगठित प्रणाली है, नियमों, परंपराओं और वर्जनाओं से भरी हुई है। गौरव, गठबंधन और समूहों के बीच शांति स्थापित करने का माध्यम है। यह प्रणाली दर्शाती है कि आर्थिक व्यवहार केवल आर्थिक नहीं होता, वह सामाजिक, नैतिक और प्रतीकात्मक भी होता है। इसने पश्चिमी विचारधारा को चुनौती दी, जो मानती थी कि आर्थिक व्यक्ति, इकोनॉमिक मैन, केवल तर्क संगत और स्वार्थी होता है। चौथा, जादू और तर्कशीलता,
मैजिक एंड रैशनैलिटी। जादू एक व्यावहारिक कला है जिसमें ऐसे कार्य किए जाते हैं जो किसी निश्चित परिणाम को प्राप्त करने का माध्यम होते हैं। जहां अन्य लोग आदिवासी जादू को मूर्खता और अंधविश्वास मानते थे, वहीं मैंने इसे मनोवैज्ञानिक रूप से उपयोगी और कार्यात्मक पाया। उदाहरण के लिए, ट्रॉब्रियंट समाज में जब मछली पकड़ने का कार्य किनारे के पास, जहां कोई खतरा नहीं, किया जाता है तो कोई जादू नहीं किया जाता। लेकिन जब मछली पकड़ने के लिए खुले समुद्र, जो खतरनाक है, में जाया जाता है, तो जादुई अनुष्ठान किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जादू चिंता को कम करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और अनिश्चित परिस्थितियों में मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए जादू अवैज्ञानिक या अव्यवस्थित नहीं है। यह एक तर्क संगत प्रतिक्रिया है भावनात्मक तनाव के प्रति। जैसे आधुनिक समाज में लोग प्रार्थना, अनुष्ठान या लकी चार्म्स का उपयोग करते हैं। पांचवीं संस्कृति एक एकीकृत संपूर्ण के रूप में, कल्चर एज एन इंटीग्रेटेड होल। हर आदिम समाज में संस्थाएं, परंपराएं, विचार और विश्वास एक सुसंगत संरचना में परस्पर जुड़े होते हैं। मैंने संस्कृति को कभी भी अलग अलग टुकड़ों का संग्रह नहीं माना। मेरे लिए यह एक आपस में जुड़ा हुआ तंत्र, इंटरकनेक्टेड सिस्टम था। संस्कृति का हर हिस्सा किसी अन्य हिस्से से जुड़ा होता है और एक भाग में परिवर्तन होने पर पूरा ढांचा प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, संबंध नियम, किनशिप रूल्स, उत्तराधिकार और विवाह को प्रभावित करते हैं। धार्मिक विश्वास, कानून और राजनीतिक नेतृत्व को आकार देते हैं। आर्थिक गतिविधियां अनुष्ठानों और नैतिक नियमों से जुड़ी होती हैं। यह समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक व्यू, मानवशास्त्रीय सिद्धांत की मूल आधारशिला बन गया और आगे चलकर समाजशास्त्र में सिस्टम थिंकिंग की प्रेरणा बना। मेरे लिए मानवशास्त्र केवल एक विज्ञान नहीं था, यह एक मानवीय प्रयास भी था। मेरा उद्देश्य किसी समाज का न्याय करना नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक तर्कशीलता, इंटरनल लॉजिक को समझना था। मानवशास्त्र को अनुमान नहीं, ठोस ज्ञान चाहिए, न्याय नहीं, समझ चाहिए। मैंने यह दिखाने की कोशिश की कि भले ही संस्कृतियां सतही रूप से भिन्न दिखें, लेकिन उनकी जड़ें, जरूरतों की पूर्ति, भय का प्रबंधन और अर्थ की तलाश सभी मानव जीवन में समान है। मेरी रचनाएं, मेरी दृष्टि से ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की, अपने जीवन भर मैंने लेखन को केवल अवलोकनों को दर्ज करने का साधन नहीं माना, बल्कि उसे एक संस्कृति की आत्मा को बाहरी दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम समझा। मेरी पुस्तकें पुस्तकालयों में नहीं, बल्कि उष्णकटिबंधीय गांवों, द्वीपों की नावों और तारों भरी रातों में नाचते अनुष्ठानों में जन्मी। वे पसीने, जिज्ञासा और मानव जीवन को भीतर से समझने की मेरी अडिग लालसा से बनी थीं। अब मैं आपको अपनी कुछ सबसे महत्वपूर्ण कृतियों से परिचित कराता हूं, जो आधुनिक मानव शास्त्र की नींव बन गई। 1. आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, 1922। मेरा लक्ष्य यह दिखाना था कि अजनबी और अपरिचित दिखने वाले जीवन के पीछे भी अर्थ, व्यवस्था और तर्क का एक संसार होता है। यह मेरी पहली और संभवतः सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी, जो मेलानेशिया के ट्रॉब्रियंट द्वीपों में 2 वर्षों के फील्ड वर्क पर आधारित थी। मैंने इसमें पाठकों को कूला रिंग से परिचित कराया, एक शंखों के हार और कंगनों का अनुष्ठानिक आदान प्रदान जो द्वीपों को सामाजिक रूप से जोड़ता था। बाहर से देखने पर यह केवल एक अजीब उपहार प्रथा लग सकती थी, लेकिन मैंने सिद्ध किया कि यह एक संगठित सामाजिक व्यवस्था थी। विश्वास, प्रतिष्ठा और गठबंधन पर आधारित थी। इस पुस्तक की क्रांतिकारी विशेषता केवल विषय वस्तु नहीं, बल्कि पद्धति भी थी। इसमें मैंने विस्तार से वर्णन किया, दैनिक जीवन, भाषा, हास्य, भावनाएं और भय, और सबसे महत्वपूर्ण, मूल निवासी का दृष्टिकोण, जिसे मैंने सच्चे मानव शास्त्र का केंद्र माना। 2. द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सैवेजेस इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलानेशिया, 1929। किसी समाज को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह कैसे प्रेम करता है, विवाह करता है और बच्चों का पालन करता है। यह पुस्तक ट्रॉब्रियंट समाज में परिवार, प्रेम, यौन संबंधों और लिंग भूमिकाओं की पड़ताल करती है। यह पुस्तक कई पश्चिमी धारणाओं को चुनौती देती है। युवा बिना विवाह के यौन संबंधों में शामिल होते थे। विवाह प्रेम और सहयोग पर आधारित होता था, न कि नियंत्रण पर। वंशावली का आधार जैविक पिता नहीं,
बल्कि पालन पोषण होता था। इस पुस्तक ने दिखाया कि संस्कृति के मूल्य सबसे व्यक्तिगत अनुभवों को भी आकार देते हैं और तथाकथित सभ्य मानक सार्वभौमिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट होते हैं। 3. कोरल गार्डन्स एंड थियर मैजिक, 1935। किसान के लिए मिट्टी केवल मिट्टी नहीं, वह एक पवित्र आधार होती है जिसे हाथ और आत्मा दोनों से सींचा जाता है। इस दो खंडीय कृति में मैंने सबसे विस्तृत और तकनीकी अध्ययन प्रस्तुत किया। ट्रॉब्रिएंड कृषि, उससे जुड़े जादुई मंत्र, प्रकृति, अनुष्ठान और ज्ञान के बीच का गहरा संबंध मैंने दिखाया कि वहां लोग केवल खेती नहीं करते, वे धरती से संवाद करते हैं, पूर्वजों का आह्वान करते हैं और इसे एक ब्रह्मांडीय कर्तव्य मानते हैं। 4. मिथ इन प्राइमरी प्सिचोलॉजी, 1926। मूल निवासी की नजर में मिथक कल्पना नहीं, बल्कि आचरण का संविधान और एक जीवित सत्य होता है। इस संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली पुस्तक में मैंने दिखाया कि मिथक केवल कहानी नहीं, बल्कि पारंपरिक समाजों में सामाजिक अधिकार का स्रोत होते हैं। उदाहरण के लिए, नियम और परंपराओं को सही ठहराना, वंश और भूमि के अधिकारों की व्याख्या, सामाजिक संबंधों का विनियमन। मैंने तर्क दिया कि मिथक भी वही काम करते हैं जो आधुनिक समाज में कानून और इतिहास करते हैं, परंपरा बनाए रखते हैं और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। 5. क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, 1926। चाहे औपचारिक न्यायालय न हो, कानून फिर भी होते हैं और उनका पालन भी होता है। यह पुस्तक उस धारणा को चुनौती देती है कि तथाकथित आदिम समाज अराजक और न्याय विहीन होते हैं। मैंने दिखाया कि न्याय, क्षतिपूर्ति और दंड की व्यवस्थाएं थीं। विवाद परिवार, समुदाय और सामाजिक शर्म के माध्यम से सुलझाए जाते थे। बिना पुलिस और जेल के भी सामाजिक व्यवस्था बनी रहती थी। इससे यह सिद्ध हुआ कि कानून एक सांस्कृतिक रचना है और सभी समाज अपने अपने तरीके से संघर्षों को नियंत्रित करते हैं। 6. ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अन्य एसेज, 1944, मरणोपरांत प्रकाशित। संस्कृति एक उपकरण है जो मानव जाति को जीने और आगे बढ़ने में सहायता करता है। यह मेरी अंतिम और सबसे सैद्धांतिक कृति थी जो मेरे निधन के बाद प्रकाशित हुई। इसमें मैंने मानव शास्त्र की अपनी परिकल्पना को एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया। मैदानी अनुसंधान पर आधारित अवलोकन, प्रत्येक तत्व का कार्य और उद्देश्य, सभी संस्कृतियों की तार्किक एकता के प्रति सम्मान। मैंने बताया कि हर संस्कृति मानव आवश्यकताओं के अनुसार ढली एक व्यवस्थित प्रणाली है जो अपने विशेष संदर्भ में अद्वितीय रूप से विकसित होती है। यह पुस्तक मेरी समस्त पूर्ववर्ती रचनाओं की सैद्धांतिक परिणति थी। मैंने हमेशा यह माना है कि एक नृविज्ञानी, एथनोग्राफर का कार्य केवल अवलोकन करना नहीं, बल्कि मानव अनुभव को समझ में बदलना होता है। अपनी पुस्तकों के माध्यम से मेरा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं था, बल्कि हमारी दूसरों को देखने की दृष्टि को बदलना था। जादू में तर्क, मिथक में व्यवस्था और हर संस्कृति में मानवता को पहचानना, यही मेरा सपना था। Dziękuję i miłego dnia.